So first we saw origin of universe, then we saw origin of solar system, then we saw origin of earth. Okay, in short, now we will see how the life arose on the earth. Okay, so it is basically this is a complex sequence of events which happened in the early days of the earth, because the environment of the earth during those times was quite different than the environment which is present right now. Atmosphere was quite different. So आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग? कुछ दिक्कत है क्या? मेरी आवाज आ रही है सही? यस सर। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन अर्थ एरोज वाज क्वाइट डिफरेंट. ओके, उस समय एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था. ओके, क्या था फिर उस समय अर्थ पर? उस समय एटमॉस्फेयर में मीथेन था. ओके, और अमोनिया थे इन डिजॉल्व स्टेट, क्योंकि थिया जब टकराया प्रोटो अर्थ से तो थिया अपने साथ क्या लेके आया? पानी लेके आया. तो पानी आ गया अर्थ पर, ठीक है, और हाइड्रोजन्स थे फ्री फॉर्म में हर अर्थ पर, H2. ठीक है, तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स उस समय एटमॉस्फेयर में थे, यानी गैसियस स्टेट में भी और इन द लिक्विड स्टेट. कहने का मतलब जो पानी था उसमें डिजॉल्व स्टेट में ये सारे कंपाउंड्स थे, लाइक अमोनिया. ओके, मीथेन कैन नॉट बी डिजॉल्व इन द वाटर, वो बुलबुला करके निकल जाएगा मीथेन. तो एटमॉस्फेयर जो था वो इट वाज रिच इन मीथेन. समझ में आ रही है आपको? यस सर। सो फिर लाइफ कैसे एरोज हुआ, राइज हुआ? हाउ डिड द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स? इस क्वेश्चन का आंसर वी डू नॉट हैव इन कंक्रीट स्टेटमेंट्स और हाइपोथेसिस जो कि प्रूवन है. इसका कोई हमारे पास प्रूवन एविडेंस नहीं है कि कैसे लाइफ अराइज हुआ, बट वी हैव हाइपोथेसिस सपोर्टिंग and supporting evidences based on the experimental data that we have. Okay, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली आप ये समझने के लिहाज से समझिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की स्टार्ट जो हो गई उसको, और फाइनली जो लाइफ फॉर्म अपीयर हुआ, इवॉल्व हुआ, सबसे पहले यूनिसेल्युलर फॉर्म. तो पहले क्या जरूरी था? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. जैसे आप बने हैं क्या क्या चीज के? यू हैव प्रोटीन in your cell, you have DNA, you have RNA, enzymes, you have lipid. Okay, plasma membrane is made up of lipid. The role of lipid is also very important here. जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनेगा सेल नहीं बन सकता है. एक बाउंड्री होना चाहिए. सेल इज ए सिस्टम, तो उस सिस्टम का बाउंड्री होना चाहिए जिससे कि वो सराउंडिंग से डिफर कर जाए. तो इस बाउंड्री के लिए तो लिपिड जो था बेस्ट था. तो पहले लिपिड, तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, अमाइनो एसिड्स, आपके न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. तो इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना जरूरी था, उसी को बोल रहा है ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल बनने से पहले बायो माइक्रोमोलिक्यूल बनना जरूरी था. तो पहले बायो माइक्रोमोलिक्यूल, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, उसके बाद फिर
मैक्रोमोलिक्यूल बन गया, तो सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, आरएनए अपीयर्ड फर्स्ट। तो टू स्टडी दिस आप इसको दो हाइपोथेसिस में समझ सकते हैं। नहीं, दो हाइपोथेसिस में, इफ यू डिवाइड दिस origin of life in two parts, then first one is the chemical evolution. In this, organic building blocks evolved from the simple inorganic raw materials. Then after the chemical evolution, biological evolution happened. Means प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर हुआ, पहले आरएनए। बायोलॉजिक केमिकल इवोल्यूशन में ही यू विल सी देयर इज अपीयरेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो इसी को बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस वाइडली एक्सेप्टेड है। और उसके बाद देयर इज वन मोर हाइपोथेसिस, क्योंकि वहां क्वेश्चन अराइज हो गया कि आरएनए बनने के लिए भी पहले आपको क्या चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स बनने के लिए भी पहले, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, आप अभी +2 में पढ़े होंगे आप लोग। देयर इज ए नाइट्रोजनस बेस प्लस 1 पेंटोज फॉस्फेट शुगर। ओके, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, या पेंटोज फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक, आ रहा है समझ में? तो आरएनए, उसके बाद आरएनए आया, देन आरएनए के बाद then DNA appeared. Okay, but here the question mark is there. पहले पेप्टाइड आया कि पहले डीएनए आया? क्योंकि आरएनए पहले आ गया, तो आरएनए के बाद इट इज सपोज टू it has been postulated that RNA was first, it was self-replicating RNA which appeared first. Okay, after that many modifications happened for millions of years. Many modifications happened in the RNAs. This self-replicating RNA further modified, many variations occurred in that. Okay, after that, because RNA is less stable, so RNA cannot be used as a genetic material. Okay, because organism will survive longer, and the genetic material withstand the environmental pressures such as pollution, mutagenesis, ये सब जो है म्यूटेशंस, ये सब कम होने चाहिए। ओके, फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होगा तो during the lifetime of the organism so many mutations will happen, and then organism will not be able to survive. Okay, mutation slow होना चाहिए। Great. So what it says, biomolecules first arose by chemical evolution. Okay, so क्यों ऐसा हो कह रहा है ये? क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे शरीर के अंदर हैं, ये कहीं अर्थ के क्रस्ट में नहीं मिलते हैं या एटमॉस्फेयर में नहीं मिलते हैं फ्री फॉर्म में। अगर ट्रेस में है भी, जैसे अमाइनो एसिड्स अगर अर्थ के क्रस्ट में है भी इन ट्रेस अमाउंट, तो वो कहां से आया? क्रस्ट में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव आए होंगे, या क्रस्ट में कोई डेड बॉडी गया तो वहां से अमाइनो एसिड आया। बट अमाइनो एसिड इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द बॉडी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हुआ कि अमाइनो एसिड्स पहले बॉडी में, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में तो है नहीं एटमॉस्फेयर में मिला हुआ कि जब ग्रहण कर लें उसको, ये सब सिंथेसाइज हुआ इन सम लिविंग सिस्टम। जैसे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हुआ कहाँ? अभी कहाँ हो रहा है अमाइनो एसिड सिंथेसिस? प्लांट में हो रहा है, एंड इन योर बॉडी ऑल्सो इट इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड। ठीक है, लेकिन बॉडी में जो अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो रहा है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी प्लांट से ही आ रहा है। तो इनफैक्ट इन टोटल आप कह सकते हैं जो भी बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं उसका प्रिकर्सर प्लांट से ही डिराइव है। और प्लांट कहां से एनर्जी ले रहा है? सन से। ठीक है, जैसे कि दूसरा एक हाइपोथेसिस कहता है, अकॉर्डिंग टू वन हाइपोथेसिस दीज कंपाउंड्स
कौन से? ये सिंपल ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, जैसे जिन माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ओके, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये जो है कहाँ हुए? वे आर क्रिएटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ पावरफुल एनवायरमेंटल फोर्सेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शंस। अर्थ के पहले के टाइम में क्या हो रहा था? बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था। क्यों? क्योंकि उस समय ओजोन था ही नहीं, तो अर्थ सन से आने वाले सारे यूवी रेज अर्थ पर आ रहे थे, और इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से केमिकल रिएक्शंस हुए, लाइटनिंग बिजली चमकती थी, और वॉल्केनिक इरप्शन था, क्योंकि प्रोटो अर्थ जो था पहले का अर्थ, उसमें काफी वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे। अभी अर्थ में उतना वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं है, अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले काफी था, हर जगह इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। ऑन द गैसेज इन प्रीबायोटिक अर्थ एटमोस्फेयर and on inorganic solutes in superheated thermal vents deep in the ocean। कहने का मतलब है यह सब एनवायरमेंटल फोर्सेस, यूवी इरेडिएशन, लाइटनिंग और वॉल्केनिक इरप्शंस जो थे कहाँ हो रहे थे? ऑन द गैसेज ऑफ प्रीबायोटिक अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है। अर्थ का जो एटमोस्फेयर था उस समय, भले ही अर्थ के एटमोस्फेयर का कंपोजिशन डिफरेंट था आज से, उस समय मीथेन था, अमोनिया थे, ओके। तो उस गैस में क्या हो रहा है? यूवी रेडिएशन हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो गैस निकल रहा है वो भी उस में जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो पानी था उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, जहां जहां वो ओशियंस थे उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स वो डिजॉल्व स्टेट में थे। वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहाँ से आए? क्योंकि पानी तो आया बाहर से, फिर ऑर्गेनिक ये वॉल्केनिक इरप्शंस, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मल वेंट्स। देयर आर सो मेनी थर्मल वेंट्स इनसाइड द ओशियन, और उस थर्मल वेंट से सल्फर डाइऑक्साइड, अदर टाइप ऑफ गैसेज, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सब थर्मल वेंट से निकलते हैं और सी में मिलते हैं। तो उस थर्मल वेंट के अराउंड इन इट्स इमीडिएट विसिनिटी देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। वहां पर क्या था? हीट भी है, गैस भी निकल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रहा है, ठीक है। तो यस, और फिर एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं जो, ठीक है, यूवी रेडिएशन, लाइटनिंग और वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थ के अंदर हो रहा है, तो सब मिला करके देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एट दैट टाइम, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि इसी एनवायरनमेंट से ही, जो डिफरेंट एनवायरनमेंट था उस समय, इसी एनवायरनमेंट में ही ये प्रोड्यूस हुआ। कौन? ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वेर प्रोड्यूस्ड इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन कहला रहा है। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, मतलब इवोल्यूशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल mechanisms or the life processes, carbohydrates, amino acids, these are essential elements. This should be formed first, then only you can imagine the life forms, okay। मिलर एंड उरे का नाम सुने हैं आप लोग, +2 में पढ़े होंगे, मिलर एंड उरे। मिलर एंड उरे was the investigators which showed in 1953 that under this kind of environment जिसमें प्रेजेंट है यूवी रेडिएशन, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक इरप्शंस, इसको ये कॉपी किया, मिमिक किया इन द एनवायरमेंट लेबोरेटरी कंडीशन, ओके। इन लेबोरेटरी में इन अ फ्लास्क ही क्रिएटेड दिस कंडीशन, और सिंपल बायोमोलिक्यूल्स ऐड करके लाइक अमोनिया,
मीथेन, वाटर एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में मिलर का एक्सपेरिमेंट है कि सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनिया, मीथेन, वाटर, हाइड्रोजन, सब इनऑर्गेनिक है। ये सब इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कब आएगा, अर्थ लाइफ फॉर्म्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल यही उठता है कि पर फिर लाइफ कैसे आया, लाइफ आया, मुर्गी आया पहले कि अंडा आया। ओके, तो यही माना जाता था कि अमाइनो एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेल, लेकिन मिलर एंड उरे ने ये सिद्ध कर दिया कि अंडर दीज कंडीशंस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आल्सो कैन गिव राइज टू दीज सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड्स व्हिच आर ऑर्गेनिक इन नेचर। बाद में वो ये जो है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, एक बार लाइफ आ गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पर आज हैं वो सब लाइफ के प्रोसेसेस की वजह से ही, बिकॉज ऑफ द लाइफ। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब कहां से आए हैं, लाइफ प्रोसेसेस से। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर। ओके, मिलर एंड उरे का नाम सुने हैं? +2 में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लो। मिलर एंड जान लो, मिलर एंड उरे क्या किया था, ही सब्जेक्टेड द गैसियस मिक्सचर्स। ठीक है, जैसे कि उस समय प्रीबायोटिक अर्थ में जो गैसियस मिक्सचर था, प्रीबायोटिक अर्थ मींस द अर्थ बिफोर द अपीयरेंस ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स। ठीक है, अभी लाइफ नहीं आया अर्थ पर, उस समय का अर्थ जो है प्रीबायोटिक अर्थ। तो कंडीशन उत्पन्न किया गया प्रीबायोटिक अर्थ का, और उस कंडीशन में फिर एनर्जी दिया गया। एनर्जी कहां से आया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, क्योंकि ये कंडीशन जो है यूवी इरेडिएशन, लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शन, ये सब उस समय के फोर्सेस थे। तो लेबोरेटरी में यूवी इरेडिएशन 1953 में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, उस समय ये यूवी इरेडिएशन पॉसिबल नहीं, उस समय ये यूवी जो है, अभी यूवी बल्ब्स एंड ट्यूब्स आर अवेलेबल, लेकिन उस समय शायद यूवी ट्यूब्स एंड बल्ब्स वेयर नॉट अवेलेबल। हाँ, लाइटनिंग, बिजली बन गई थी, बिजली थी उस समय 1953 में, तो लाइटनिंग था, तो उसने लाइटनिंग का यूज किया। ओके, और वोल्केनिक इरप्शंस तो पैदा कर नहीं सकते हैं लेबोरेटरी में, तो ही यूज्ड दिस एज ए एनर्जी सोर्स, लाइटनिंग। और प्रीबायोटिक अर्थ में जो इंक्लूडेड कंपाउंड्स उस समय जो प्रिज्यूम्ड है, यानी जो सोचा गया, जो अनुमान लगाया गया, ये कंपाउंड्स, एक सेकेंड, तो उस समय जो, तो इस कंडीशन को मिमिक किया गया। ओके, और इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट किया गया, और इलेक्ट्रोड से क्या दिया गया, लाइटनिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू स्टिमुलेट। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस, व्हाट ही हैज सीन, सॉरी, व्हाट ही सॉ, बेसिकली he saw that, or for periods of a week and more, he subjected all these compounds in this condition, और उसके बाद एनालाइज किया। what he first observed that appear, ये फिगर दिख रहा है आपको, that appearance of carbon monoxide and carbon dioxide took place first after a week of
experiment. So this is the simple form of his experimental setup. Can you see this picture? Yes, sir. Yes. In this एक सेकेंड अभी कुछ ठीक है। तो मिलर ने क्या किया, एक क्लोज चेम्बर है, ये आप देखिए, एक ग्लास का क्लोज, या हो सकता है किसी भी मटेरियल का हो, क्योंकि आप देखिए कि दिस वाज हिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये है मिलर, इसका फ्रेंड था कुरी। वो थोड़ा पैसा वाला था। तो उस समय तो साइंटिफिक एंडेवियर जो होते थे, ये सब के लिए फंडिंग की उतनी सहूलियत नहीं होती थी। पहले लोग समझते थे सब फालतू काम है कर रहा है, बाद में उसका इंपॉर्टेंस पता चला। तो इसने अपने फ्रेंड की मदद से, पूरे की मदद से एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट किया और इसने एक्सपेरिमेंट किए। और इसके एक्सपेरिमेंट्स मिलर के आज तक, मतलब रिसेंटली 2010 में तक लोग समझते रहे कि ये क्या किया, उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, 2010 तक। तो वैसे ही 2007 में ही इनका डेथ हो गया था, मिलर, स्टैनली मिलर, 1930 to 2007। और 2010 में भी इसका जो डिस्कवरी था उसको रीडिस्कवर किया गया, उसका फिर से मतलब निकाला गया। क्योंकि क्या हुआ, इनके टाइम में ये सब आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, नया टर्म है HPLC, सीक्वेंसर, ये सब नहीं था। और अब आज के डेट में HPLC, सीक्वेंसर्स, ये सब हैं मॉडर्न मोलिकुलर बायोलॉजी टूल्स, बायोकेमिस्ट्री टूल्स, दीज आर अवेलेबल नाउअडेज। सो इनकी मदद से इनके एक्सपेरिमेंट को फिर से समझा गया, तब नए 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 फाइंडिंग्स फिर पता चले। ओके, आई विल टेल यू। तो पहले आप शॉर्ट में जान लो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, क्योंकि आपका पेपर ये शुरू हो रहा है, होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ से। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बताना जरूरी था, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले मैंने आई स्टार्टेड विद नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सम फिजिक्स का पार्ट मैंने बताया, इन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने के लिए आपको मिलर एंड उरे का एक्सपेरिमेंट समझना होगा। इसीलिए बोला जाता है मिलर एंड उरे। मिलर मेन था, उरे उसको फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट और अदर टाइप ऑफ दिया था। तो उसके बिना भी नहीं हो सकता, उड़े नहीं होता तो मिलर भी नहीं काम कर पाता। तो देखिए क्या किया उसने, सॉरी, इलेक्ट्रोड्स, देखिए दिस इज ए क्लोज चेंबर, इन दिस, ये इसने इलेक्ट्रोड एंटर कर दिया, देयर इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, स्पार्क का गैप है। जैसे बाइक में स्पार्क होता है, स्पार्क का गैप है होता है। तो स्पार्क, अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में एकदम छोटा सा गैप होगा, कैसे इलेक्ट्रोड, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, प्लस माइनस, उसके बीच में कोई कंडक्टिव मटेरियल नहीं है, गैप है, मतलब गैप का मतलब एयर है, तो क्या होगा, स्पार्क होगा। जैसे ही इसमें वोल्ट बढ़ाएंगे, मान लो गैप दे दिए, अब इस गैप में अगर 220, अब आप कहोगे कि हम तो 220 करंट में बिजली में सॉकेट में डालेंगे और दोनों की थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, स्पार्किंग नहीं होता है, नहीं होगा, सही बात है, वहां 220 वोल्ट ही है। जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, तो स्पार्किंग होने लगेगी इलेक्ट्रोड्स के बीच में। देखे होगे कभी कभी आप लोग इलेक्ट्रिक के खंभे पर चिंगारियां निकलती हैं, वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स है। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट कर दिया जाए, तब क्या होगा, एयर जो है इसके बीच में, जो थिन एयर है, दैट एयर ऑल्सो विल बी चार्ज्ड। हालांकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एयर कंडेंस नहीं, वो भी बहुत ज्यादा चार्ज एयर हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो जब एयर चार्ज होगा तो एयर ऊपर नीचे पूरी तरफ क्या होगा, लाइटनिंग होगी। तो ये लाइटनिंग कंडीशन यहाँ जनरेट किया गया। और फिर इस क्लोज चेंबर में क्या है, वाटर भी है और वेपर भी है।
समझ रहे हो बात को? यानी वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और इसमें अमोनिया है, NH3, मीथेन, CH4, हाइड्रोजन फ्री फॉर्म H2, H2O है, H2S है, सब इंक्लूड कर दिया गया और स्पार्किंग कराया गया। और दिस इज द, ये इसका कंडेंसर है, यानी इसमें दिस इज कंडेंसर, यानी यहां से ये इनलेट यहां से भी मॉनिटर किया जा सकता है। और यहाँ कंडेंसर का मतलब हो गया कि इससे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पानी देते गए तो इससे प्योर एक निश्चित मात्रा में पानी इसमें रहते रहे, बना रहे हमेशा, उसमें कम ज्यादा ना हो, उसको रेगुलेट कर रहा है यहाँ से। अगर पानी घटा तो इसमें और ज्यादा यहाँ पर से वाटर वेपर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्लस अदर मटेरियल्स जैसे CH4, H2O, H2S, NH3, ये सब ऐड किया जा रहा है यहाँ से, ये सारे मटेरियल यहाँ से इनलेट है इसका। और ये जब जा रहा है तो ये दूसरे केमिकल कंपाउंड्स में तब्दील हो रहा है, ठीक है, और उसको कलेक्ट करके एनालाइज किया गया। तो आफ्टर 1 week what he has found, Miller and Curie, that the appearance of, not 1 week, more than a week, appearance of hydrogen cyanide and amino acids has happened. So this indicates that during the prebiotic conditions of the earth, this also might have happened. This might have happened, that because of this electric spark and lightning, okay, simple organic, ये organic compound हो गया amino acid, simple organic compounds can arise. So you see what is this hypothesis? ये कौन सा hypothesis है? ये hypothesis है कि biomolecules, this is the hypothesis, biomolecules first arose by chemical evolution. So इस hypothesis को टेस्ट करने के लिए मीरे का एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। और मिलर क्या किया था? subjected gaseous mixture such as those presumed to exist on the prebiotic earth, okay, or for a period of week or more, then analyze the contents of the closed reaction vessel. ये reaction vessel closed है, इसीलिए closed है क्योंकि बाहर से फिर कुछ ऐड नहीं हो, क्योंकि बाहर क्या है, इस रिएक्शन वेसल के बाहर क्या है? बायोटिक अर्थ। एंड दिस इज द कंडीशन इक्विवेलेंट टू एबायोटिक अर्थ, प्रीबायोटिक अर्थ। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू प्रीबायोटिक अर्थ, इसलिए इसका क्लोज रहना जरूरी है। और बाहर इस वेसल के बाहर क्या हो गया? आज की दुनिया, यानी बायोटिक अर्थ, अर्थ विथ फुल ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये वेसल अगर ओपन होता तो कैसे इसमें कंटेंट होगा? बाहर से और अंदर से मिल जाता, इसलिए दिस इज ए क्लोज वेसल। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक हफ्ते के बाद या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद क्या मिला? गैसियस, गैस फेज में, इसके जो गैस हैं उस फेज में CO एंड CO2, और लिक्विड फेज में, यानी जो लिक्विड फेज है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स। तो यह एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि एबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो है वह हो सकता है।